चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं और चैप्टर है अपना 11th क्लास का, जिसका नाम होने वाला है क्या? वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वर्क डन के बारे में, देन एनर्जी के बारे में, देन पावर के बारे में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हम लोगों को देखना है। मिला जुला के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होने वाला है और आपके आगे भी इस चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको काम में आने वाला है। तो देखो कि इस चैप्टर में जो सबसे पहला टर्म है जो हम लोगों को पढ़ना है वो है क्या? वो है क्या? वर्क डन। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है क्या? वर्क डन। हम लोग सुनते हैं क्या कि सुबह से लेकर के शाम तक में कोई भी आदमी बहुत सारा काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई मजदूर कहीं मजदूरी कर रहा होगा, हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, और भी बहुत सारी काम होती है जो लोग क्या करते हैं सुबह से शाम तक में करते हैं। लेकिन फिजिक्स इन सभी काम को काम नहीं मानती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिक्स कहती है क्या कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो वो हम मानेंगे क्या कि काम हुआ है, अदरवाइज काम नहीं हुआ है। जैसे सपोज करो क्या कि मैं दिन भर इस दीवार में धक्का लगाता रहूं, इस दीवार पर कोई असर पड़ेगा क्या? इस दीवार में किसी तरह की डिस्प्लेसमेंट होगी क्या? तो शाम में तो हम कहेंगे यार पूरा दिन काम कर करके मैं थक गया हूं, लेकिन वास्तव में कोई काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये वर्क डन के बारे में फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है क्या कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया हो और उस फोर्स के इफेक्ट के कारण उस बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, अदरवाइज किसी तरह का वर्क डन नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहा जाएगा क्या कि इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, कि अगर किसी बॉडी पर क्या किया जाए, फोर्स अप्लाइड किया जाए ऑन एनी बॉडी एंड ड्यू टू दैट फोर्स, और उस फोर्स के कारण ड्यू टू दैट फोर्स इफ द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, कि अगर उस फोर्स के कारण क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, अब हम लोग क्या कहेंगे? देन द वर्क इज डन। तब क्या कहेंगे कि किसी तरह का काम किया गया है। फिजिक्स में दो शर्त है क्या कि हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के कारण क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो। तब हम लोग क्या कहेंगे कि देन द वर्क इज डन बाय दैट फोर्स, कि उस फोर्स के द्वारा मैंने क्या किया है? काम किया है। दूसरी बात क्या, तो हम लोग देखते हैं क्या कि सुबह से लेकर के शाम तक में बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में किसी भी बॉडी पर एक ही टाइम पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होती है। ये चीज हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखा है। एग्जांपल देखो कि अगर एक बॉडी यहां पे रखा जाए और इस बॉडी पर मैं क्या करूं, इसका मास कुछ भी मान लो, सपोज दैट 5 kg। इस बॉडी पर जो सबसे पहला फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? सपोज करो कोई आदमी इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मिला जुला के कि इस एक ही बॉडी पर एक समय में यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक ये अप्लाइड फोर्स लग रहा है, एक ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मतलब एक ही टाइम पर किसी भी बॉडी पर एक समय में मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। और आपसे जब भी पूछा जाए कि वर्क डन निकालो, तो आपका सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए क्या कि मुझे कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा क्या कि मुझे कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। इस ग्रेविटेशनल के द्वारा, किस नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, किस अप्लाइड फोर्स के द्वारा, किस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, सबके द्वारा वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा?
अलग अलग आएगा और ये चीज हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहां सबसे पहले क्या कि हमको ये बात डिसाइड करना है क्या, इट इज टू बी डिसाइडेड, इट इज टू बी डिसाइडेड दैट बाय व्हिच फोर्स, बाय व्हिच फोर्स, किस फोर्स के द्वारा वर्क डन हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कि बाय व्हिच फोर्स वर्क डन टू बी कैलकुलेटेड। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। क्या बोला कि फिजिक्स हर एक काम को काम नहीं मानती है। फिजिक्स काम को काम कब मानेगी, जब आपने क्या किया, फोर्स लगाया और आपके फोर्स के कारण क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब फिजिक्स क्या कहेगा कि उस फोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया। दूसरा बात मैंने क्या बोला कि जब भी आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। क्यों कि एक ही समय पर एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, उस समय में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि हमको कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं क्या कि वर्क डन के बारे में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेकर के आए जिससे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकें। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले आएंगे कहां पर, तो वर्क डन के डेफिनेशन पे। कहता है क्या कि जो आपका वर्क डन है, जो आपका वर्क डन है इज डिफाइंड एज, ध्यान देना, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, डिफाइंड एज द, defined as the product of, defined as the product of force and the displacement, and the displacement and the displacement in the direction of, and the displacement in द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ध्यान देना कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट वैसा लेना है जो किसके डायरेक्शन में हो, जो किसके डायरेक्शन में हो, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। मतलब कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए से। आपको क्या कह रहा है, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, और इस वर्ड पर देना डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि अगर हम लोग वर्क डन लिखना चाहें, अगर हम लोग वर्क डन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू कौन सा डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन द कौन सा डायरेक्शन ऑफ किसके, फोर्स के। मतलब कि वैसा डिस्प्लेसमेंट लेना है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जरा सा सपोज कीजिए कि आपके पास, मान लीजिए कि एक ऐसा प्लेन है, आपके पास सपोज करिए क्या कि एक ऐसा बॉडी है जो किसी प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है, किसी प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है। इस बॉडी में हम लोग क्या किए, इधर से लगाए फोर्स, तो ये बॉडी क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग मान ले क्या कि एक समय के बाद ये बॉडी पहुंच गया कहां पर, यहां पर। एक समय के बाद जो ये सेम बॉडी है आपका, ये सेम बॉडी कहां पर पहुंच गया, ये सेम बॉडी पहुंच गया कहां पर, यहां पर। और इस दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस दोनों बॉडी के बीच का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर थोड़ा देर के लिए मैं मान लूं क्या, एस, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि मैंने जिधर फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुई है। मैंने जिधर फोर्स लगाया है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुई है। तो हम अगर अपने वर्क डन के फॉर्मूला से चाहें W इक्वल टू लिखना, तो फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, Fs।
कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? जो फोर्स के डायरेक्शन में हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई इस फोर्स का यूनिट क्या होगा, ये वेक्टर है कि स्केलर है, इन सब बातों पर हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तो यहां पर पहले हम लोग क्या करते हैं, एसआई यूनिट का इसका चर्चा कर लेते हैं और डायमेंशन का चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, इसका चर्चा हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि अगर वर्क डन है तो वर्क डन क्या है भाई? एफ इंटू एस। फोर्स का यूनिट क्या लिखोगे और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या लिखोगे? तो क्या हो जाएगा वर्क डन का यूनिट? न्यूटन मीटर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक वर्ड में? इसी को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो अगर आपको लिखना पड़े कि एसआई यूनिट क्या होगा वर्क डन का, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन अगर कोई आदमी पूछे तो आप सीधे कहेंगे क्या कि इज न्यूटन मीटर एंड इट इज नोन एज इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोन एज। इसी का नाम हम लोग क्या दे देते हैं? जूल दे देते हैं। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जे से। आप समझ में आ रही है कि नहीं? कोई आदमी आपसे पूछे कि डायमेंशन क्या होगा वर्क डन का, तो अगर हम लोग डायमेंशन पर बात करें, किस चीज का बात करें? डायमेंशन का। डायमेंशन ऑफ वर्क डन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो भाई W इक्वल टू हम लोगों ने कितना पढ़ा? W इक्वल टू कितना पढ़ा? Fs। वर्क डन का वही डायमेंशन होगा जो Fs का डायमेंशन होगा। फोर्स का डायमेंशन मेरे ख्याल से आपको याद होगा MLT माइनस। और डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है। और लेंथ के लिए क्या डायमेंशन लिखेंगे? L। ये कितना हो जाएगा आपका? M। L और L मिलके कितना हो जाएगा? और T कितना? यही जो हो जाएगा वो किसका डायमेंशन हो जाएगा? वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं इतनी बात? अब देखो कि हमारा जो डेफिनेशन कहता है, हमारा जो डेफिनेशन कहता है किस चीज के बारे में? वर्क डन के बारे में। ये कह रहा है क्या कि जो आपका वर्क डन डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला? जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। अब मेरे मन में सवाल आता है क्या कि प्रैक्टिकली हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जिधर फोर्स लगाऊं डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जिधर फोर्स लगाऊं डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो सकता है कि मैं फोर्स लगाऊं किधर भी और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एग्जांपल आप देखिए थोड़ा सा, जरा सा, कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट का जो हम लोग बात कर रहे हैं ड्यू टू दैट फोर्स, कि उसी फोर्स के द्वारा। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दैट फोर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन में हो? डिफरेंट डायरेक्शन में हो, दोनों के दोनों किस में हो? अलग अलग डायरेक्शन में हो। अब कहानी क्या होगी? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज करते हैं क्या कि हमारे पास एक सरफेस है, जो सरफेस है कुछ इस तरह का, सरफेस है कैसा? कुछ इस तरह का। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये आपको दिया हुआ है कितना? थीटा के बराबर। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट यहां पर। बात समझ में आ रहा है? और इस ऑब्जेक्ट पर अगर यहां से क्या किया जाए, इस ऑब्जेक्ट पर अगर यहां से क्या किया जाए भाई, फोर्स लगाया जाएगा। यहां से क्या किया जाए? इस पर फोर्स लगाया जाएगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए? फोर्स लगाया जाए किस डायरेक्शन में? तो सपोज करिए क्या कि फोर्स लगाया जाए इस पर ऐसे, इस डायरेक्शन। तो ये बॉडी जो जाएगा वो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या कि ये जो आपका बॉडी है, ये बॉडी कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगा और इधर कहीं पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज करिए क्या थोड़ा देर के लिए कि ये जितना दूर चला है, ये जितना दूर चला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। फोर्स लग रहा है सीधा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलग डायरेक्शन में। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? अब फॉर्मूला
कैसे लगाएंगे, तो तुम देखो कि मैं यहाँ के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ा सा अलग करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आपका फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कुछ इस तरीके से F, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हो रहा है कुछ इस तरीके से, कितने का, S का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये यहां से कितने एंगल पे हो रहा है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, फोर्स कैसे लग रही है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है इससे, थीटा एंगल पे ऐसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अपने पास वेक्टर में जुगाड़ है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, अपन किसी को भी घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं कि नहीं। तो हम थोड़ा देर के लिए तुमको कहते हैं क्या, ऐसे ही एज्यूम कर लो थोड़ा देर के लिए क्या, कि हम इसको मान लेते हैं क्या, एक्स एक्सिस, ठीक ना, और हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन को क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस। हम बाद में इसको हटा देंगे, अभी बस हम आपको समझने के लिए दे रहे हैं। ये बताइए कि थीटा एक्स के साथ लगा है कि वाई के साथ लगा है। मैंने क्या आपको सिखाया है कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसके साथ जो हमको लेना है वो क्या लेना है, कॉस थीटा। तो इसको कितना लिखेंगे, एस कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो, जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो उसके साथ हमको क्या लेना है भाई, उसके साथ हमको क्या लेना है, साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या हम लोग लिखेंगे, एस साइन कितना, थीटा के बराबर में। अब ये जो मैंने एक्सिस माना था इस सब एक्सिस को आप क्या करिए, हटा दीजिए। एस को मैंने क्या किया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में घुमा दिया, अब ये एस क्या हो गया, खत्म कहानी इसकी, क्योंकि इसका मैंने कंपोनेंट ले चुका है। अब ये एस का कहानी क्या हो गया, खत्म। अब यहां से देखो कि अब अपने फॉर्मूला में थोड़ी सी जान आती हुई दिख रही है क्या। तो मैंने वर्क डन का डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि वर्क डन जो है अपना कैसा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ। अब यहां देखो कि हमको फोर्स भी दिख रहा है और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब अगर यहां मुझे वर्क डन लिखना होगा तो भाई साहब मैंने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मैंने वर्क डन के लिए क्या पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है ये क्या होता है, फोर्स इनटू कैसा डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो किसमें हो, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ किसके हो, इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें हो, फोर्स में हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वर्क डन को थोड़ा देर के लिए अगर लिख लें डब्ल्यू, फोर्स कितना लग रहा है, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितने का है, एस कॉस थीटा का। और ये फॉर्मूला जो बन के आएगा वो ओरिजिनल फॉर्मूला आएगा किसका, वर्क डन का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें थीटा का कोई भी वैल्यू डालिए, वर्क डन निकालिए। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो वर्क डन भी क्या होगा। इससे पहला केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसमें है, सेम डायरेक्शन। सपोज करो कि यही डिस्प्लेसमेंट थोड़ा देर के लिए सेम डायरेक्शन में नहीं होता, ये एंगल थीटा पे होता, तो थीटा घटते 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 कहां आ गया है, ये घट रहा है, घटते घटते कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, कॉस थीटा 1 हो गया, W इक्वल टू कितना हो गया। तो ये फॉर्मूला केवल अपना तभी सही है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसमें हो, सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ये क्या है अपना, हमेशा ही सही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतने बातों में कोई दिक्कत है क्या। तो अब जब भी आपको बोला जाए वर्क डन निकालने के लिए, आप सीधे सीधे ये बात पूछेंगे क्या कि भैया सबसे पहले कौन से फोर्स के द्वारा निकालना है। दूसरा बात आप पूछेंगे कि फोर्स कितने का है, डिस्प्लेसमेंट कितने का है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने का है। अगर ये तीनों चीज आपको पता चल जाए तो आप वर्क डन क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं एक छोटा सा सवाल, और छोटा सा सवाल देखते हैं क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कि कहता है क्या कि a force of 40 न्यूटन acts on a body and displaced it by 5 meter
5 meter if the angle between if the angle between force and displacement if the angle between force and displacement is 60 degree, then find the work done by force. Then find the work done by force. वर्क डन बाय फोर्स, कि उस फोर्स के द्वारा मुझे बताइए कि कितना वर्क डन लगाया गया। सबसे पहली बात, फोर्स लगा कितने का भाई? फोर्स लगा कितने का? 30 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने का भाई? 5 मीटर का। कितने एंगल पे हुआ भाई? 60 डिग्री पे। क्या पढ़े हम लोग? W इक्वल टू कितना? W इक्वल टू कितना पढ़े हैं? FS। FS कॉस थीटा। FS हमेशा सही नहीं है। W इक्वल टू FS केवल और केवल तभी सही है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला हमेशा क्या यूज करेंगे? FS कॉस थीटा के बराबर में। फोर्स है आपका 40 का, डिस्प्लेसमेंट है 5 का, कॉस थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। 40 गुने 5 गुने कॉस 60 डिग्री का वैल्यू लिखिएगा 1/2। 2 से कटेगा 20 बार में और इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? 100 जूल का वर्क डन। बात समझ में आया कि नहीं? तो 9th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा था W इक्वल टू FS, अब उस W इक्वल टू FS को क्या करना है? भूल जाना है और याद क्या रखना है? W इक्वल टू FS कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी? W इक्वल टू कितना भाई? FS कॉस थीटा। और थीटा के बारे में यहां पर क्या देखा है कि जो थीटा है ये क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर F फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर है। इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जरा सा याद करिए, वेक्टर में मैंने आपको कभी पढ़ाया था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं? AB कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है? स्केलर आता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये आपको वेक्टर में पढ़ाई हुई चीज है। जिन लोगों को नहीं आता है बस इतना याद रखेंगे कि A डॉट B कितना होता है? AB कॉस थीटा के बराबर में। A भी वेक्टर है और B भी क्या है? वेक्टर। जरा सा मेरे साथ देखना भाई कि फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? FS कॉस थीटा को मैं W इक्वल टू F डॉट S लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब मैंने तुमको बताया है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा कैसा आता है? स्केलर आता है। इसका मतलब ये हो गया क्या कि जो आपका वर्क डन है ये कैसा क्वांटिटी है? इज एन कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? W इक्वल टू क्या करे? F डॉट कितना? S। आपको अगर डॉट प्रोडक्ट की बातें याद हो तो मैंने आपको ये भी चीज बताया था डॉट प्रोडक्ट में क्या कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर A इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और एक वेक्टर है वेक्टर B इक्वल टू क्या? x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस कितना? z2 k कैप। तो हम लोग जो A डॉट B लिखते थे, ये A डॉट B कितना लिखते थे? x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस कितना? z1 z2। इस चीज को मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था। आपको नहीं याद रहे तो ये बात आपको याद रखना है क्या कि अगर दो वेक्टर ऐसे लिखा हुआ हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को लेना है कैसे? x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस z1 z2। बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब देखो कि सवाल कैसा पूछ दे तुमसे। सवाल कैसा पूछ दे कि सवाल पूछ दे क्या? इफ a force F equal to 3i minus 2j plus 5k acts on a body and displaced it and
डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम 1 2 3 2 4 6 7, 1 2 3 से 4 से 6 से 7 तक डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो आपसे पूछेगा क्या कि देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्सेस, देन फाइंड द वर्क डन बाय क्या चीज, फोर्स। बात समझ में आ रहा है? देखो कैसे बनाना है सवाल। सवाल में जब भी कोऑर्डिनेट दे दें तो आपको अपने स्वेच्छा से ये चाहिए कि हम लोग भी क्या करें, एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। ये है अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैं इसको मानता हूं। तो इस कितने का लग रहा है भाई? तो फोर्स तुमको दिया हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ। डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है क्या कि शुरू में बॉडी एक पॉइंट पर था और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था हमारा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था ये था कितना, 1 2 और कितना 3। आपको पता होगा कि अगर हम लोग एक वेक्टर बनाए जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और किसी पॉइंट P पर खत्म हो, इस वेक्टर को हम लोग जो लिखेंगे वो कितना लिखते थे, इसको मान लो थोड़ा देर के लिए कि इस वेक्टर का नाम हम क्या रख लिए, R1। क्या रख लिए वेक्टर, R1। तो अगर हमको R1 लिखना है तो कितना लिखते थे, xi प्लस yj प्लस कितना, x के जगह पर कितना है प्लस y की जगह कितना है प्लस z की जगह कितना है, ये हो गया R1। बॉडी घूमते घूमते यहां से चला और पहुंच जाता है किसी पॉइंट B पर, और इस B पॉइंट का जो पोजीशन है वो कितना दिया हुआ है आपको, 4 6 और कितना 7, और यही जो है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं और इस पोजीशन को मैं मान लूं क्या, R2, तो मेरे भाई ये बताओ कि R2 इक्वल टू जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 4i प्लस 6j और प्लस कितना 7k। तो दिक्कत है क्या? आप यहां देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या, और इस ट्रायंगल में सेम ऑर्डर में कौन सा वेक्टर है और अपोजिट ऑर्डर में कौन सा, ये आपको क्या करना है, पहचानना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वैसा वेक्टर जिसका हेड से हेड टकरा जाए और जिसका टेल से टेल टकरा जाए वो किस में होता है, अपोजिट में। अब बाकी का दोनों किस में है, सेम ऑर्डर, एक के पीछे एक लगा हुआ है, तो ये सेम ऑर्डर में है और ये किस में है, अपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है क्या, ट्रायंगल लॉ ये कहता है क्या कि ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है क्या भाई, कि ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है मेरे भाई कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो अपोजिट ऑर्डर वाला रिजल्टेंट होता है और वो सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर में होता है। R2 किस में है, अपोजिट ऑर्डर में। क्यों है अपोजिट ऑर्डर में, तो देखो तुम कि यहां पर इसका माथा से माथा टकराया और यहां पर इसका पैर से, तो माथा से माथा टकराने वाला और पैर से पैर टकराने वाला वेक्टर कौन सा है, R2। इसका मतलब R2 किस में है, अपोजिट ऑर्डर में, और अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर सेम ऑर्डर वाले वेक्टर के सम के बराबर में होगा। सेम ऑर्डर में कौन है, R1 और R। हमको जरूरत किस चीज की है, R की। हमको जरूरत किस चीज की है, R की जरूरत है। तो हम R को अगर हम लिखना चाहें तो R1 को उधर भेजना पड़ेगा, उधर कितना बच जाएगा, केवल R, और इधर कितना हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस कितना, देखो तो R2 माइनस R1 अगर करेंगे तो 4i माइनस 1i कितना बच जाएगा, 3i प्लस 6j माइनस 2j कितना बच जाएगा, 4j, और प्लस 7k माइनस 3k कितना बच जाएगा, 4k। ये बच गया क्या, ये निकल गया क्या आपका, ये निकल गया क्या आपका, ये निकल गया आपका क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। ये निकल गया क्या आपका, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग ये बात करे हुए हैं क्या कि भाई जो हमारा वर्क डन होता है वो वर्क डन W बराबर कितना होता है, डॉट किसके बराबर में, S के बराबर में। क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। इसी W को हम लोग कितना लिख सकते हैं, F डॉट R लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, F डॉट X भी लिख सकते हो। क्यों, तो ये तीनों चीज जो है, ये तीनों चीज जो है, इस तीनों का नाम हम लोग क्या रखते हैं,
डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी टर्म में रह सकता है, आपका एस रहे, आर रहे, एक्स रहे, घबराना नहीं है। यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, W इक्वल टू किसका, F डॉट किसका, R का। अब A डॉट B क्या मैंने सिखाया है, तो देखो कि फोर्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में 3i माइनस 2j प्लस 5k, कितना 3i माइनस 2j और प्लस कितना 5k, और जो डिस्प्लेसमेंट तुमने R निकाला है, ये R तुमने कितना निकाला है 3i प्लस 4j प्लस 4k, कितना निकाला है 3i प्लस 4j और प्लस कितना 4k के बराबर में। अगर मुझे ये बताओ कि अगर मुझे F डॉट R लिखना है तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें, x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस z1 z2। तो भाई साहब यहां से देखिए कि x1 x2 3 गुने 3 प्लस y1 y2 माइनस 2 गुने कितना और प्लस z1 z2 5 गुने कितना, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 और प्लस कितना 20, ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, यानी F डॉट R कितना निकल के आ गया 21 जूल, और यही क्या हो गया वर्क डन। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो इसके लिए आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर किसी आदमी को नहीं आता है तो वो डॉट प्रोडक्ट का 2-3 चीज मैं बता दे रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट और एक आप ट्रायंगल लो, ये कम से कम पढ़ करके आएंगे। सोर्स आपको पता है कहां पर मिलेगा, YouTube चैनल आपको देखना है, सब्सक्राइब करना है, और वहीं सबसे नीचे में वीडियो होगा, या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में वेक्टर ई करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया होगा। उसमें से आपको क्या देखना है, डॉट प्रोडक्ट देखना और ट्रायंगल लो, वहां रफली पढ़ाया गया है, सिस्टमेटिक लिखा नहीं गया है, लेकिन पढ़ लोगे सीख जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बात में कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, अगर हमसे कोई आदमी पूछे, अगर हमसे कोई आदमी पूछे कि भाई जो तुम्हारा वर्क डन है, वर्क डन इज 0, तो वर्क डन 0 कब कब हो सकता है, तो ध्यान देना हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है W इक्वल टू है कितना Fs cos थीटा, F बराबर 0 हो, वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स 0 हुआ, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म कितना, वर्क डन कितना। अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 हुआ तो वर्क डन कितना हो जाए, और अगर cos थीटा बराबर भी 0 हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा। cos थीटा 0 का मतलब क्या होता है कि थीटा बराबर कितना डिग्री, इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, तो वर्क डन 0 होगा कब, इफ पहला पॉइंट, इफ जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसको आप लोग चाहे लिखने के लिए तो आप सीधे लिखेंगे क्या, इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड, अगर किसी भी तरह का फोर्स ही नहीं अप्लाई हो, F बराबर कितना हो जाए 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। दूसरा बात क्या लिखेंगे कि इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कि अगर किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, यानी कि S का वैल्यू कितना हो जाए 0। मैं फोर्स लगाया लेकिन किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं दीवार में धक्का लगाता रहूं, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वर्क डन कितना कहा जाएगा। हालांकि ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ऐसा नॉट ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होता है, ये बात मैं आगे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा बात क्या, तीसरा बात क्या, तीसरा बात क्या भाई, इफ cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाए देन वर्क डन कितना हो जाएगा, देन वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0। और cos थीटा 0 होने का मतलब क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री
90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ द अप्लाइड फोर्स, कि अगर जो आपका अप्लाइड फोर्स है, इफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट क्या चीज? कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, राइट एंगल पे हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए, देन वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स, कि उस फोर्स के कारण जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। 9th क्लास में तुम लोग पढ़े हुए होगे क्या? कि अगर कोई आदमी अपने माथा पर कोई भारी सामान उठाया और चल रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? 0। है कि नहीं? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? 0। क्यों भाई? तो ये रहा तुम्हारा आदमी, इस आदमी के माथे पर है एक भारी सा बक्सा जिसका मास है कितना? इस बक्से पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो किधर की तरफ लगेगा? mg। ये आदमी किधर की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने का? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितने का? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात आपको ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बात और हम लेकर के चलेंगे कि आपसे कोई आदमी पूछे कि भाई वर्क डन 0 हो सकता है कब कब? तो या तो कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई करो, बैठे हुए हैं, कोई फोर्स नहीं अप्लाई करो, वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स हम लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वर्क डन कितना होगा? लेकिन अगर फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कैसे है, तो भी वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। अब कोई आदमी आपसे पूछ सकता है क्या कि कब वर्क डन 0 होगा? तो ये तो आप समझ गए, लेकिन वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो 0 कब होगा ये तो तेरे को पता चल गया, वो पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। और इस बात की जानकारी के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने कभी आपसे बात की थी एक टर्म की ट्रिगोनोमेट्री में, और ट्रिगोनोमेट्री में एक टर्म की मैं बात की थी, आपको याद होगा क्या? एड शुगर किसमें? टू किसमें? कॉफी में। ठीक ना, कि कॉफी में चीनी मिलाइए और ट्रिगोनोमेट्री का साइन याद रखिए। इस पूरी कहानी में ये होता था 0 डिग्री, ये होता था कितना डिग्री? ये होता था कितना डिग्री? ये होता था कितना डिग्री? 270, और फिर यहां कितना हो जाता था? 360। इसका मतलब कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में ऑल आर कैसा होता था? साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसा होगा? लेकिन शुगर का मतलब S4 क्या होता है भाई? साइन। साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। टी फॉर क्या होता है? और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? ये दोनों कैसा होगा? बाकी सारा क्या होगा? T4 क्या होता है? और कॉस का रेसिप्रोकल क्या? ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सारा क्या होगा? मतलब 0 से 90 तक में सारा क्या? पॉजिटिव। 90 से 180 तक में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा क्या? 180 से 270 तक में टैन और कॉट क्या? पॉजिटिव, बाकी सारा क्या? और 270 से 360 तक में कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी क्या? तुमको याद हो तो मैंने तुमसे बात करी थी कभी क्या? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको याद करवाया था, आपको अगर याद हो, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का, कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, इस बात पर हमने बात करी थी। तो उसमें मैं 2 बात कहा था। पहला कि ज्वाइन L टू L, या फिर हेड टू हेड, कि 2 वेक्टर जो है आपके पास, उसके टेल से टेल को ज्वाइन करिए या हेड से हेड को ज्वाइन करिए। कैसे? तो बाय पैरेलल शिफ्टिंग, कि पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा क्या करिए कि हेड से हेड या टेल से टेल को आप क्या करिए
ज्वाइन करिए किसी भी वेक्टर को अगर मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो इसके ना तो लेंथ पर फर्क पड़ता है ना ही डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ता है। तो जब लेंथ भी सेम और डायरेक्शन भी सेम मतलब दोनों वेक्टर क्या, ये पैरेलल शिफ्टिंग की बातें की थी। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला था कि जो दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल कौन सा होगा, छोटा वाला। देखो कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये ए, इसका नाम मैं क्या रख लेता हूं, वेक्टर ए, और मेरे हाथ में जो एक वेक्टर है उस वेक्टर का नाम हम लोग क्या रखते हैं, वेक्टर बी। दोनों का टेल से टेल जुड़ा हुआ है। छोटा एंगल कौन सा, ये वाला, इधर वाला छोटा और इधर वाला क्या, आप समझ में आ रहा है कि नहीं, एंगल कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो छोटा वाला देखो तो घटते 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 मिनिमम कितना हो सकता है, 0 डिग्री। अभी छोटा कौन सा, अंदर वाला, 90 डिग्री हो गया। छोटा कौन सा, अंदर वाला। ज्यादा हो गया, अभी भी छोटा कौन सा, दोनों का दोनों बराबर, 180 ऊपर भी और 180। लेकिन अब यहां से अगर थोड़ा भी इधर आएंगे अब छोटा कौन सा हो जाएगा, तो मैक्सिमम एंगल 180 से कम है। ये छोटा वाला क्या है, 180 से, तो मिनिमम एंगल 0 था तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180। अगर हम यहां से थोड़ा भी हिलेंगे तो फिर 180 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होता था, 0 डिग्री से बड़ा होता था और 180 डिग्री इसका मैक्सिमम वैल्यू होता था। 180 डिग्री से बढ़ाने का कोशिश करते थे तो ये और छोटा हो जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि हमारे पास है क्या, तो भाई W इक्वल टू है क्या, FS cos थीटा, फोर्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर cos थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे भी ध्यान देना क्या कि FS को नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, लेकिन क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन, तो दोनों का साइन भी कैसा रहेगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहा तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, और नेगेटिव रहा तो भी प्रोडक्ट कैसा, मतलब cos थीटा केवल डिसाइड करेगा कि हम पॉजिटिव होंगे कि हम नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखो भाई अभी मैंने तुमको बताया था कि cos थीटा, ये जो आपका थीटा है ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड क्या चीज, वेक्टर S, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। और अभी मैंने आपको सिखाया है कि इसका वैल्यू कितना से कितना तक हो सकता है, 0 से लेकर के 180 तक। तो अगर पहला पॉइंट, इफ थीटा का जो वैल्यू हो वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 90 पर मैंने बराबर का साइन नहीं डाला है क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, इसीलिए 90 को छोड़ दिए। 0 से 90 तक में सारा पॉजिटिव होता है, मतलब cos थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और भाई cos थीटा पॉजिटिव होगा, इफ देन cos थीटा जो होगा ये कैसा होगा, बी पॉजिटिव एंड द जो हमारा वर्क डन होगा ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव के लिए सीधे सीधे क्या रखना है कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से ज्यादा और 90 से कम। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर थीटा जो है वो क्या हो जाए आपका, 90 से ज्यादा हो जाए और 180 से कम। यहां भी 90 पर बराबर नहीं लगाया, क्यों कि 90 का बात हम लोग कर चुके हैं। जब थीटा 90 होगा तो वर्क डन क्या होगा, तो 90 से 180 में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कॉस क्या होगा, नेगेटिव, और कॉस नेगेटिव तो भाई वर्क डन कैसा, नेगेटिव। क्या होता है, फॉर 0 to 180 डिग्री द कॉस थीटा
ये कैसा होता है, बी नेगेटिव। और इस प्रकार से जो हमारा वर्क डन हो जाएगा, इस प्रकार से जो हमारा वर्क डन हो जाएगा, ये वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, ये वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखो 0 से 90 तक के एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर क्या रहे, एक्यूट रहे तो कैसा वर्क डन, और 90 से 180 तक को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज रहे तो वर्क डन कैसा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आज मैंने आपको सिखाया कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, या फिर W इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, W इक्वल टू कितना लिखते हैं वेक्टर में, F डॉट कितना S। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दो फॉर्मूला। वर्क डन कब कब 0 होगा, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, और वर्क डन कब नेगेटिव होगा। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं उस सारे कहानी में फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स बदल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन जब भी निकालना हो तो हम लोग दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या F डॉट S का। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, इन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, वेक्टर है कि स्केलर है, इन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगले दिन इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। याद रखना है आपको W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, याद रखना है आपको W इक्वल टू F डॉट S, और याद रखना है ये बात कि जब भी बोला जाए कि वर्क डन निकालो तो पहला सवाल कि कौन से फोर्स के द्वारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जब भी बोले कि वर्क डन निकालो तो कौन से फोर्स के द्वारा। क्यों कि एक ही टाइम पर बहुत सारा फोर्स लग रहा होता है। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना काफी है। पढ़ के आइएगा, मिलेंगे अगले क्लास में इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ।